जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ और हम बात करेंगे मुगीस, हम आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के गए कि वर्क प्लेस के ऊपर ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन असल में ये केसेस जो असल तादाद है वो रिपोर्ट नहीं होती। जैसे मैंने स्टेटिस्टिक्स में बताया कि पिछले 5 माह के अंदर मेरे पास कोई 59 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से सिर्फ 22 केसेस ऐसे थे जो कि कमेटी तक पहुँचे, और उनमें से भी 12 केसेस ऐसे हुए जो लोगों ने, जो कंप्लेनर था, कंप्लेंट जिसने किया था उसने वो वापस ले लिया। सिर्फ 10 केसेस ऐसे हैं जो फर्दर की तरफ गए। अगर वर्क प्लेस पर ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मेशन क्या होती है, इसको मतलब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आप फॉर्मेशन क्या आप समझते हो एज ए सीनियर HR पर्सनल, आप क्या समझते हो कि क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए? क्या कमेटी की शक्ल दी जाए इसको, और फिर वो कमेटियों का किरदार क्या हो जो कमेटी बनाते हैं आप, उसकी फॉर्मेशन क्या हो, और उसका फिर वर्क जो फ्रेम है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो किस तरीके से डिज़ाइन हो? अच्छा, ये जैसा आपने कहा कि जो केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते और कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये रूट कॉज के ऊपर हमें आने की ज़रूरत है। वो लोग कॉन्फिडेंस फील क्यों नहीं करते कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है किसी भी किस्म की, जो अभी हमने किस्में बताई हैं, किसी भी किस्म का हरासानी के अगर वो शिकार हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं आते? इसकी वजह ये होती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट कर रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर वो ये केस रिपोर्ट करते हैं तो उनके केसेस की सुनवाई होगी और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ना कि ये कि जो रिपोर्ट करे उसको ही उल्टा विक्टिमाइज कर दिया जाए। नॉर्मली होता यही है ना, इसीलिए अब आप खुद देखिए रेशो क्या आ रही है। 59 केसेस में से 22 केस रिपोर्ट हुए, वैसे ही वो अराउंड 40% के ऊपर चला गया। 40% में से सिर्फ आपके 10 केसेस ऐसे हैं जो कि कमेटी तक पहुंचे, 12 लोगों ने, कंप्लेनर्स ने अपनी शिकायत वापस ले ली। तो मतलब आप ये देखिए कि ऐसा क्या खौफ है, क्या कंपनी के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर सही से काम नहीं कर रही है, कंपनी का कल्चर कमज़ोर है, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, इसका जो रीज़न है वो ये है कि वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसकी अवेयरनेस आपने लोगों को नहीं दी हुई है। ठीक है, और अगर वो करता है तो इनफेक्टिव है। ठीक है, दो इसकी बातें। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी फिर मैं कहूँगा एक ऑर्गेनाइजेशन की है, और खास तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि इन मामलात के लिए जो एक आपकी वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी है वो होनी चाहिए। तो ये फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं ये फॉर्मेशन होनी कैसी चाहिए, और लॉ भी इसके ऊपर प्रोमोगेट हुआ है जिसमें वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनानी है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन यूं इस तरह से हमने अपने यहाँ जो इदारे में की हुई है कि इसके अंदर शमूलियत होती है फीमेल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय मैनेजमेंट साइड पे, और नॉन मैनेजमेंट से भी मेल और फीमेल एम्प्लॉय की शमूलियत उसके जो लेबर तबका है आपका, बिल्कुल लेबर तबका, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। अगर इस तरह के कोई मामलात जो है वो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ की तरफ से आ रहे हैं तो भी कमेटी के पास रिपोर्ट हो, और अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से आ रहे हैं तो भी जो है वो रिपोर्ट हो। और ये कमेटी जब फॉर्म होती है तो उसके बाद आप उनको, लोगों को अवेयरनेस सेशन देते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको किस किस तरह की हरासानी की क्या किस्में हैं। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपकी वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं? जी बिल्कुल, अवेयरनेस सेशन होते हैं जो है कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि हरासानी है क्या, और अगर ये आपके साथ हो तो इसमें चुप नहीं बैठे। ये मामलात के लिए कमेटी फॉर्म की गई है, और इसको आप जो है वो इस फोरम के ऊपर आके जो है वो रिपोर्ट करें, ताकि उसको इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कल्प्रिट है उसको सजा मिले। अदरवाइज क्या होगा, अगर तो ये चीज नहीं होगी तो कोई कल्प्रिट होगा वो ये करता रहेगा और लोग हरासा होते रहेंगे, और शायद ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं चलेगा। तो अच्छा, हम कमेटी की फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे थे। आपने बताया कि हम लेबर तबका से भी ले रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को, मैनेजमेंट से भी, तो इसमें कोई कहीं पे कोई सेग्रीगेशन है कि किस कौन से लाइक CFO इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, कंप्लाइंस इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, ऑडिट इन्वॉल्व होगा, HR इन्वॉल्व होगा, तो कौन कौन से यूनिट्स डिफरेंट इन्वॉल्व होंगे, तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन आप किस तरीके से करते हैं? एक तो HR की रिप्रेजेंटेशन तो लाजमी होगी, ठीक है, क्योंकि उसने तो इंडक्शन करनी होती है, तो करनी ही ज़ाहिर है, सारे एक्शन उसने, HR की रिप्रेजेंटेशन तो लाजमी है। उसके बाद आप मैनेजमेंट के अंदर से, अगर ऐसे ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं, अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, आप प्रोडक्शन से भी ले सकते हैं किसी को, क्योंकि अगर प्रोडक्शन से कोई प्रोडक्शन का हेड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप वहाँ से इसमें जो है वो ले सकते हो, ज़्यादातर लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद कोई सच कोई इसके ऊपर ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, ये कंपनी का अपना फैसला होता है कि उस कमेटी में किन किन लोगों को रखे, लेकिन कंपनी ये देखती है कि उन लोगों को कमेटी में रखे जिन तक लोगों की
पहुंच हो, एक्सेस हो, कि लोग उनसे बात करने में कंफर्टेबल हो और अपनी बात उनको पहुंचा सकें। तो इस तरह की फॉर्म, अब ये जो है एचआर तो लाजमी है, उसके बगैर तो नहीं सकता। इसके अलावा ये कंपनी टू कंपनी एचआर का तो एक कलीदी किरदार होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है एक कोई रिप्रेजेंटेशन हेल्थ एंड सेफ्टी से भी हो सकती है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट में से भी हो सकती है, प्रोडक्शन से भी हो सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि किस तरह की कमेटी की फॉर्मेशन। लेकिन जो बात मैंने बताई कि इसके अंदर मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मेल और फीमेल, इनकी शमूलियत लाजमी होनी चाहिए, मतलब कि ताकि आपका जो जेंडर बैलेंस है वो भी जरूरी है। बिल्कुल। और अब तो माशाल्लाह से ट्रांसजेंडर्स भी हमारे मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, तो उनकी भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर वो इतनी नुमाइंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नुमाइंदगी है, तो फिर ऑफ कोर्स उनको भी आपको इसमें शामिल करना होगा। मतलब आप ये कहते हैं कि एचएससी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है इसके अंदर, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट को बनाए रखती है। आपके कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर। क्या एचआर डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली है, तो क्या इनके हेड्स इसके अंदर शामिल होते हैं, या इनके मिडिल मैनेजमेंट से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मिडिल लेवल के लोगों को आप लेते हैं इसके अंदर? क्या देखिए, इसमें जो है डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है वो देखिए, लोग वो हों जो डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसमें टॉप के हेड भी हो सकते हैं और उनकी सेकंड लेयर भी हो सकती है, लेकिन वो इतने स्ट्रेंथन होने चाहिए कि उन चीजों के ऊपर आके वो फैसला जो है वो कर सके। तो यूजुअली कंपनी में जो है वो हेड्स जो होते हैं उनको इस कमेटी के अंदर जो है होते हैं, ताकि वो यही एक परसेप्शन ताकि वो जो है वो फैसला कर सके। उनके पास कोई अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई केस आता है, तो उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट जब तैयार करके आगे टॉप मैनेजमेंट को देते हैं अपनी रिकमेंडेशन के साथ, तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए। तो यूजुअली जो है वो इस तरह, या मैक्सिमम ऑफ सेकंड लेयर तक जो है वो चले जाए। ठीक है, चलिए, ये हमें समझ लगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अब हम फॉर्मेशन के बाद हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि जो लोग हरासमेंट का शिकार होते हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, अब हमने बात कर ली है कि ये एक कन्फर्मेशन का लेटर लेने के लिए भी लोगों को हरास किया जाता है, सैलरी में इंक्रीमेंट देने के लिए भी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टाइम पे भी, भाई मैं आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगाऊंगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दूंगा, तो मेरी आप ये बात माने, फ़लाँ काम करें। बल्कि ख़वातीन जो काम करने वाली हैं उनको यहाँ तक कहा जाता है कि आप मेरे साथ एक कप चाय पीने के लिए चलें, किसी बार में चलें मेरे साथ। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इसके अंदर अगर लोग ये काम नहीं करते हैं तो उनको खौफ होता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसको बड़े अच्छे से डिटेल ब्रीफ किया। ऐसे में कंपनियां क्या लाहे अमल इख्तियार करें कि इस चीज़ को हम नलिफाई कर सकें, या अगर ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता है ये चीज़, तो कम से कम हम उसको मिनिमाइज तो करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें कंपनियों का क्या लाहे? देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है जो एचआर डिपार्टमेंट का है, जो टॉप मैनेजमेंट की जो विजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या वो जो पॉलिसी या फिलॉसफी जो कंपनी ने बनाई होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको इंश्योर करवाना, ये किसी भी इदारे में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एचआर डिपार्टमेंट अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करे, और अपने जैसे एक होता है एचआर बिजनेस पार्टनर का रोल होता है कि आपके एचआर के जो लोग हैं जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो जाके फ्लोर पे लोगों से मिलें और सोशलाइजेशन करें, ताकि उन तक जो है लोगों की आवाज़ जो है वो पहुंचे कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अगर हो रही हैं या नहीं हो रही, और जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको ये चीज़ पता हो कि अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही है, कोई बॉस अगर उन किसी के साथ जो है वो इस तरह की हैरेसमेंट कर रहा है, कोई इस तरह की कंप्लेन, तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये लोगों के पास होना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन सर, मैं यहाँ पे आपके एचआर के रोल के हवाले से थोड़ा सा मैं इख्तलाफ भी करूँगा कि एचआर तो अपने आप को कंपनी का, जैसे मैंने कहा, रीढ़ की हड्डी हम तो समझते हैं भाई, ऑपरेशंस में रीढ़ की हड्डी होती है। अब एचआर डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए लोग भी तो अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझने लग जाते हैं कि सारे के सारे काम तो हमने करने हैं, इनका बायोडाटा हमारे पास है, इनका डेटाबेस सारे का सारा हमारे पास हो रहा है, इनकी सैलरीज हमारे पास आ रही होती हैं। अब वो क्या करते हैं कि सैलरीज डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं। सोशलाइज होने तो दूर की बात, वो तो फिर इस तरह के माहौल में भी एचआर डिपार्टमेंट भी तो आपको हरासा कर रहा होता है ना, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वो आपकी सैलरी डिडक्ट करना शुरू कर देता है। आपके मतलब कि कभी कोई मसला बना दिया, उसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर उसके काम लिंगर ऑन करना शुरू कर दिए। इस तरह के मामलात में, जैसे प्रोविडेंट फंड के हवाले से एक बेनिफिट है, वो प्रोविडेंट फंड टाइम पे नहीं देना है, उसकी जो कन्फर्मेशन है वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करनी है। एचआर भी तो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है समझे। देखिए, ये मैं फिर आपको बताऊंगा, आपने इसी प्रोविडेंट फंड की बात की, तो ये प्रोविडेंट फंड के लिए भी एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है जी, जहाँ पे एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड जो है रजिस्टर्ड होता है और उसके ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रस्टीज होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कोई एम्प्लॉय जब छोड़ के जा रहा है
उसके फुल एंड फाइनल के साथ उसका प्रोविडेंट फंड उसको मिले, या ड्यूरिंग सर्विसेज अगर उसको अपने प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ करना है टेम्परेरी या परमानेंट, तो उसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है कि अच्छा। अब ये वाली जो बात आपने की कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय आता है कि मुझे पीएफ निकलवाना है और उसमें एचआर में बैठे हुए लोग अगर उससे इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं कि ठीक है जी मुझे क्या दोगे क्या नहीं दोगे, तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ तो मतलब इस तरह की चीज़ मैंने नहीं देखी कि इस तरह की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हो। हाँ, कोई छोटे कंपनीज हो, छोटे अनऑर्गेनाइज सेटअप में शायद इस तरह की चीज़ होती है, या गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये बहुत कॉमन है इस तरह की चीज़ें जो है वो करना। देखिए हम तो ओवरऑल एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस टॉपिक को लेकर। हम तो देखिए हमारे जो ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस है, वो तो इतनी बड़ा उसका एक वास्ट एक लेवल है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हम जो मैसेज पहुंचाएंगे कि वो अगर इस तरह का शिकार होते हैं तो वो क्या करें इस मामले में। अच्छा, अब मैं देखें एचआर वाले जो है वो कंपनी के मालिक तो होते नहीं, वो भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बात की कि अगर तो एचआर वाले, या हम दोबारा थोड़ा सा आते हैं वर्क जो हैरेसमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, ये भी तो हो सकता है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें से किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन हो। इसी के ऊपर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो मैं इस चीज को फिर थोड़ा सा पहले एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि अगर इस तरह के मामलात के अंदर एचआर ही इन्वॉल्व होता है, एचआर के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं मिड कैरियर के, या एचआर का मैनेजर ही समवेयर इन्वॉल्व होता है, मतलब कि वो डिडक्शन करना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, ये कि एक नुकसान हो गया प्रोडक्शन के अंदर, एक नुकसान हो गया तो चलो भाई इसकी सैलरी से पैसे काटना शुरू कर दो। तो क्या इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, हमें किस तरीके से इसके ऊपर एक वो लगाना चाहिए कि बस यहाँ पे रुक जाए, ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए? देखें, जो फोर्स लेबर का भी एक है कि आप कोई फोर्स लेबर जो है नहीं करेंगे, या इस तरह से जो है उनकी तनख्वाहें जो है वो नहीं काटेंगे किसी ऐसे चीज़ के ऊपर जो आपको लॉ जिस पे परमिट नहीं करता। अब जहाँ तक तनख्वाह कटने का काम की बात होती है, तो हर एम्प्लॉय को जो है वो एक लीव का कोटा दिया जाता है साल में, कैजुअल लीव, सिक लीव, एनुअल लीव, ठीक है। अगर वो अपने कोटे के अंदर रहते हुए लीव करता है, ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली ऑथराइज करवाता है, तो पैसे नहीं कटते। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दो, एक एम्प्लॉय आपके अंडर में काम कर रहा है, वो 2 दिन ऑफिस नहीं आया और बगैर बताए जो है उसने छुट्टी कर ली। अब जब वो आता है और ठीक है डिसिप्लिन, तो उसकी लीव उसके एचओडी का ये डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको अप्रूव करता है नहीं करता। अगर वो अनऑथराइज है तो उसके पैसे कटेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम अभी लीव्स की तरफ तो डेफिनेटली इट्स अ बिग, यू नो, इट्स अ बिग, बहुत बड़ा जो है टॉपिक है ये ज़ाहिर है इसके ऊपर। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो छोटे मोटे मसले होते हैं जिनमें पेपर वर्क खास करके इन्वॉल्व होते हैं, जिससे एम्प्लॉय की वेलफेयर के ऊपर काम हो रहा होता है, मसलन एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट के हवाले से उसको डेफिनेटली उसका जो फंड जा रहा होता है, डिडक्शन चल रही होती है, वो तो फ्रॉम द डे फर्स्ट प्रोविडेंट फंड है, या मेडिकल के मामलात हैं। इन मामलात के अंदर जहाँ पे असेसमेंट, जहाँ पे इंश्योर कर रहे होते हैं हम एम्प्लॉय की वेलफेयर के ऊपर, वहाँ पे ये जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पर लेना एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे और इसी मौजू को हम लेकर आगे चलेंगे। मुगीस साहब के साथ बात करेंगे वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर। आप देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत।